फर्स्ट क्वेश्चन, भगतिन का नामकरण किसने किया और क्यों? भगतिन का असली नाम लक्ष्मी था, परंतु महादेवी की सेवा करते हुए वह अपना मूल नाम छिपाना चाहती थी, क्योंकि यह नाम उसके जीवन के सरल था, प्रतिकूल था। भगतिन के हाव भाव, चाल चलन, घुटा हुआ सिर और कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका यह नामकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति की मृत्यु के बाद भगतिन के सामने कौन कौन सी समस्या पैदा हुई? पति की मृत्यु के पश्चात भगतिन के समक्ष कुछ भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो गई। अभी उसकी 2 छोटी बेटियां कुंवारी बैठी थी। दूसरा, सगे संबंधी उसकी घर संपत्ति पर आंखें गड़ाए बैठे थे। वे लोग चाहते थे कि भगतिन दूसरा विवाह कर ले ताकि उसकी संपत्ति उन्हें मिल जाए, परंतु भगतिन ने इन मुसीबतों का डटकर सामना किया और अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ संभाल लिया। तत्पश्चात भगतिन की बड़ी बेटी भी विधवा हो गई, जिसके फलस्वरूप उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के खतरे के बावजूद भगतिन ने अपने गांव क्यों नहीं लौटी? युद्ध के खतरे में भी भगतिन अपनी मालकिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और महादेवी के साथ रहना उचित समझा। उसने महादेवी से यह प्रार्थना की, युद्ध के खतरे को टालने के लिए वह उसके गांव में चल पड़े। वहां पर भी पढ़ने लिखने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भगत जी लेखक के पड़ोस में रहते थे। वे निर्लोभी था संतोषी व्यक्ति थे। वे न तो अधिक धन कमाना चाहते थे और न ही धन का संग्रह करना चाहते थे। वे चूरन बनाकर बाजार में बेचते थे। तब वे 6 आने की कमाई कर लेते थे तो बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। भगत जी पर बाजार के आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं था। वे बाजार की आवश्यकता की पूर्ति का साधन मानते थे, इसलिए वे पंसारी की दुकान से काला नमक और जीरा खरीदकर घर लौट जाते थे। भगत जी बाजार में सब कुछ देखते हुए चलते थे, लोगों का अभिवादन लेते थे और करते भी थे। वे हमेशा बाजार था व्यापारियों का, ग्राहकों का कल्याण मंगल चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी का चूरन हाथों हाथ कैसे बिक जाता है? भगत जी शुद्ध चूरन बनाते थे और सब लोग उनका चूरन खरीदने के लिए उत्सुक रहते थे। लोग उन्हें सद्भावना देते थे और उनसे सद्भावना लेते थे, इसलिए भगत जी स्वयं लोगों में लोकप्रिय थे और उनका चूरन भी लोगों में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? मानव जीवन में तर्क और आस्था का अपना अपना महत्व है। तर्क हमेशा वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करता है, परंतु आस्था हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। तर्क विनाशकारी होता है, जिसे वह सत्य नहीं समझता, उसे वह नष्ट करना चाहता है। दूसरी ओर आस्था और विश्वास हमारे जीवन की सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है और हम आशावादी होकर कर्म करते हैं। इस निबंध में एक संदेश यह भी दिया गया कि हमें जीवन में पाने से पहले कुछ खोना भी पड़ता है। जो लोग दान और त्याग में विश्वास नहीं करते, वे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। ऐसे लोग ही सामाजिक और आर्थिक विषमता को अंजाम देते हैं, वह समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक मंडली का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। मेंढक मंडली का एक नाम और भी है इंद्रसेना। इस मंडली में 10-12 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं। जो लोग उनके नंगन रूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण होने वाले कीचड़ कांदों से
चिढ़ते थे वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गलियों में होती थी। उनमें से अधिकतर एक जांगिया या लंगोटी में होते थे। वे एक स्थान पर एकत्रित होकर पहला जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। छितरियाँ घरों की छतों व खिड़कियों से झांकने लगती थी। वह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। यह टोली इंद्र देवता को खुश करने के लिए ऐसा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मेघा पाने दे संस्मरण की क्या विशेषता है? प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लोक प्रचलित आस्था तथा विज्ञान के तर्क के संघर्ष का वर्णन किया है। विज्ञान हमेशा सत्य को महत्व देता है और यह तर्क आश्रित है, परंतु लोक प्रचलित विश्वास आस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सही और कौन गलत यह निर्णय कर पाना कठिन है। विज्ञान तो ग्लोबल वार्मिंग को अनावृष्टि का कारण मानता है, लेकिन लोक परंपरा इस तर्क को स्वीकार नहीं करती। वे लोक परंपरा का अंधानुकरण करके जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के भयानक सन्नाटे में पहलवान की ढोलक का क्या प्रभाव पड़ता था? शाम होते ही लुट्टन पहलवान अपनी ढोलक बजाना शुरू कर देता था। ढोलक की आवाज़ में एक आशा का स्वर था, मानो वह रात भर महामारी की भयंकरता को ललकारता रहता था। ढोलक की आवाज़ मृत्यु से जूझने वाले लोगों के लिए संजीवनी शक्ति का काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा साहब ने लुट्टन को कुश्ती लड़ने से क्यों रोका? राजा साहब लुट्टन की शक्ति को नहीं जानते थे, उन्होंने उसे पहली बार देखा था। दूसरा, राजा साहब चांद सिंह को शक्तिशाली पहलवान मानते थे। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति अपनी नासमझी और अनजाने में चांद सिंह के हाथों मारा जाएगा, इसलिए राजा साहब ने उस पर दया करते हुए उसे कुश्ती लड़ने से रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की जदोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? चार्ली को जीवन में निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ा। उसकी माँ एक प्रयक्ता का नारी थी। यह नहीं, वह दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री भी थी। घर में भयावह गरीबी थी। फिर उसकी माँ पागल भी हो गई। तत्कालीन पूंजीपति वर्ग एवं सामंतशाही वर्ग ने चार्ली को दुत्कारा और लताड़ा। नानी की ओर से वे खानाबदोशों से संबंधित थे, परंतु उसके पिता यहूदी वंश से थे। वे इन जटिल परिस्थितियों में संघर्ष करते रहे, परंतु उनका चरित्र घुमंतु बन गया। इस संघर्ष के कारण उन्हें जो जीवन मूल्य मिले, वे उनके करोड़पति बन जाने पर भी ज्यों के त्यों बने रहे। इस लंबे संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व में त्रासदी और हास्य को उत्पन्न करने वाले तत्वों का मिश्रण कर दिया। अतः चार्ली का व्यक्तित्व ऐसा बना जो शवों पर हंसता था। इसका एक कारण यह भी था कि चार्ली ने बड़े बड़े अमीर शासकों तथा सामंतों की सच्चाई को समीप से देखा था। उन्होंने अपनी फिल्मों में भी उनकी गरिमाई दशा को दिखाया और फिर उन पर लात मारकर सबको हंसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने भारत तथा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। संवेदनाएं हमेशा मानवीय रिश्ते से जुड़ी हुई होती हैं, राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं होता। जिन लोगों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और विभाजन के बाद वे भारत में आ गए, आज भी वे बार बार अपनी जन्मभूमि को याद कर उठते हैं। यही स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की है, जिनका जन्म भारत में हुआ था। पाकिस्तान से कई लोग इलाज के लिए भारत आते, पाकिस्तान के लोग भारत की लड़कियों से विवाह करते तथा भारत के लोग पाकिस्तान की लड़कियों से विवाह करते हैं। इन दोनों देशों के कलाकार और खिलाड़ी एक दूसरे देश में जाते रहते हैं। ये बात यह सिद्ध करती है कि दोनों देशों के लोग की संवेदनाओं में बहुत बड़ी समानता है और संवेदनाओं की समानता ही उन्हें आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफिया पाकिस्तान से सिख बेबी को भेंट के रूप में नमक की पुड़िया देने के लिए हिंदुस्तान में ले जाना चाहती थी, लेकिन सफिया का भाई स्वयं पुलिस अधिकारी था। उसने नमक की पुड़िया साथ ले जाने से अपनी बहन को मना कर दिया। वह इस बात को जानता था कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नमक ले जाना गैर कानूनी था। यदि सफिया नमक की पुड़िया ले जाती तो भारत पाक सीमा पार करते समय कस्टम अधिकारी उसे पकड़ लेते। ऐसा होने पर सफिया और उसके परिवार का अपमान होता। यही कारण है कि सफिया के भाई ने उसे नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज की महिमा का वर्णन कीजिए। लेखक ने सीरीज वृक्ष की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया। उसकी विशेषताएं ही उसकी महिमा को दर्शाती हैं। वह आंधी, धूप, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी एक अवधूत की भांति अविचल होकर कोमल फूलों की बिखेरता रहता है। सीरीज के फूल जितने कोमल और सुंदर होते हैं, उसके फल उतने ही कठोर होते हैं। वे तब तक स्थान नहीं छोड़ते जब तक नए फल आकर उन्हें धक्के मारकर गिरा न दें। सीरीज के वृक्ष की सुंदरता की सभी साहित्यकारों ने प्रशंसा की है। यही उसकी महिमा का पक्का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू ने आजीवन अपना मकान क्यों नहीं बनाया? किशनदास से प्रभावित होने के कारण यशोधर बाबू भी मानते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। वे आजीवन सरकारी क्वार्टर में रहे। फिर उन्हें यह भी उम्मीद थी कि जब उनका बेटा सरकारी नौकरी पर लग जाएगा तो उनको रिटायर होने के बाद यह क्वार्टर उन्हें फिर से मिल जाएगा। इस कारण यशोधर बाबू ने आजीवन अपना मकान नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनदा ने यशोधर बाबू की सहायता किस प्रकार की? यशोधर बाबू रेमेंजे स्कूल अल्मोड़ा से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे। उस समय उनकी आयु नौकरी के लायक नहीं थी। ऐसी दशा में किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, किशनदा ने यशोधर बाबू को 50 रुपये उधार भी दिए ताकि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भिजवा सके। बाद में किशनदा ने अपने ही ऑफिस में नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में भी मार्गदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री शोधलंकर की अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। श्री शोधलंकर लेखक की कक्षा में मराठी पढ़ाते थे। वे बड़े सुचारू ढंग से कविता पढ़ाया करते थे। उनका गला बड़ा सुरीला था। उन्हें छंद की यति, कविता की गति, आरोह अवरोह का समुचित ज्ञान था। वे प्राय कविता गाकर सुनाते थे और साथ साथ अभिनय भी करते थे। उन्हें कुछ अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ कर रखी थी। मराठी के अनेक कवियों के साथ उनका निकट का संबंध था। अतः कविता पढ़ाते समय कवि यशवंत बाभा बोरकर, भारतांबे, गिरीश केशव कुमार आदि के साथ हुई अपनी मुलाकातों के संस्मरण भी सुनाया करते थे। कभी कभी स्वरचित कविता को कक्षा में भी सुनाते थे। कविता सुनाते समय उनके चेहरे पर भावों के अनुकूल हाव भाव देखे जा सकते थे। श्री शोधलंकर ने लेखक की तुकबंदी को अनेक बार संशोधन किया और बार बार उसे प्रोत्साहित भी किया। वे लेखक को यह बताते थे कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रयोग कविता के लिए किस प्रकार होता है और छंद की जाति कैसे पहचानी जाती है। यही नहीं, उन्होंने लेखक को अलंकार ज्ञान से भी परिचित करवाया और शुद्ध लेखन पर भी बल दिया। वे कभी कभी लेखक को पुस्तकें तथा कविता संग्रह भी देते थे। इस प्रकार शोधलंकर कथानायक को कविता लिखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और लेखक भी कविता लेखन में रुचि होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को यह कब लगा मानो उसके पंख लग गए हों?
मराठी अध्यापक के कहने पर लेखक ने अपने द्वारा बनाई गई मनोरमय लय को बच्चों के सामने गाया। यही नहीं, उसने स्कूल के समारोह में भी गीत को गाकर सुनाया, जिसे सभी ने पसंद किया। इससे लेखक का उत्साह बढ़ गया। इस प्रकार लेखक को लगा मानो उसके पंख लग गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन का विवेचन कीजिए। नगर नियोजन में मोहनजोदड़ो की अपनी पहचान है। भले ही इमारतें खंडहर में बदल गई हों, किंतु शहर के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए सड़कों और गलियों के ये खंडहर काफ़ी हैं। यहाँ की सड़कें सीधी या आड़ी हैं। वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल के सेक्टरनुमा कॉलोनियों में सीधा आड़ा नियोजन बहुत देखने को मिलता है। अतः मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ प्रीस्टस किसे कहा गया? इसका निर्माण क्यों हुआ होगा? महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बड़ी इमारत के अवशेष हैं। इसके बिल्कुल बीच में खुला और बड़ा ढलान है। इसके तीनों तरफ बरामदे हैं। पुरातत्व जानकार के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं साथ साथ होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टस माना जा सकता है। कॉलेज ऑफ प्रीस्टस उस कॉलेज को कहा गया जहां प्रीस्टस को धार्मिक शिक्षा दी जाती। इसका निर्माण प्रीस्टस को शिक्षित करने हेतु किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा और क्यों? एन ने अपने थैले में एक डायरी, कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ आदि भर ली थी, क्योंकि जहाँ वह जा रही थी वहाँ से वस्तुएं नहीं मिल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे एन को लगा कि उसकी पूरी दुनिया उल्ट पुल्ट हो गई है? 8 जुलाई 1942 को एन फ्रैंक के परिवार को यह संदेश मिला कि एन की बहन मार्गोट का एएसएस से बुलावा आया था। इसका मतलब था कि उसे यातना शिविर में भेजना और उसे जर्मन सेना के हवाले करना। यह समाचार पाकर एन अत्यधिक घबरा गई थी। उसके माता पिता किसी भी शर्त पर मार्गोट को यातना शिविर में नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्हें तत्काल भूमिगत होने का फैसला कर लिया। इस घटना से एन को ऐसा लगा जैसे कि उसकी पूरी दुनिया उल्ट पुल्ट हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन और मिस्टर क्लीमेन के व्यवहार का परिचय दीजिए। जॉन और मिस्टर क्लीमेन एन के पिता के कार्यालय में काम करते थे। उन दोनों का व्यवहार बहुत ही सहज, सरल और मानवीय था। वे दूसरों के दुख दर्द को अनुभव कर यथासंभव सहायता से सहयोग करने वाले लोग थे। जब सब लोग अज्ञातवास में थे, उस समय भी उन्होंने एन के परिवार की सहायता की थी।